नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी यूपीएससी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। मैं संदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अभ्यर्थी डायरी में। सबसे पहले मैं आपसे एक बात पूरी ईमानदारी के साथ में साझा करना चाहता हूं। मैंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के 3 प्रयास किए हैं, यद्यपि मैं अभी तक प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाया हूँ। लेकिन इस तैयारी ने मेरे ज्ञान, अनुशासन, विश्लेषणात्मक क्षमता और धैर्य को काफ़ी विकसित किया है। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इस चैनल पर आपको कोई काल्पनिक कहानी नहीं सुनाना चाहता। मैं आपके साथ में अपनी वास्तविक तैयारी यात्रा, अपने अनुभव, अपनी गलतियाँ और उनसे सीखे गए सबक साझा करना चाहता हूँ। मेरा मानना है कि कई बार असफलताओं से मिले अनुभव सफलता से भी अधिक मूल्यवान होते हैं। इसी सोच के साथ मैं अभ्यर्थी डायरी की शुरुआत कर रहा हूँ, ताकि हम सब एक अभ्यर्थी की नज़र से यूपीएससी की तैयारी को समझ सकें। साथियों, आज की हमारी पहली वीडियो यूपीएससी मुख्य परीक्षा के सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक निबंध यानी ऐसे पर है। अक्सर अभ्यर्थी निबंध को हल्के में ले लेते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि निबंध के 250 अंक आपके अंतिम रैंक और चयन में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आखिर यूपीएससी निबंध लिखवाता ही क्यों है? क्या केवल यह देखने के लिए कि आप कितना अच्छा लिख सकते हैं? जवाब है नहीं। वास्तव में यूपीएससी निबंध के माध्यम से एक भावी सिविल सेवक के संपूर्ण व्यक्तित्व का परीक्षण करता है। आइए समझते हैं कि निबंध पेपर के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। लेकिन उससे पहले हमें यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के जारी नोटिफिकेशन में यूपीएससी का जो ऑफिशियल सिलेबस है वो देखना होगा कि मुख्य परीक्षा में निबंध में क्या क्या पूछा जाता है। तो निबंध में उम्मीदवार को विविध विषयों पर निबंध लिखना होगा। उनसे अपेक्षा की जाएगी कि वे निबंध के विषय पर ही केंद्रित रहें तथा अपने विचारों को सुनियोजित रूप से व्यक्त करें और संक्षिप्त में लिखें। प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति के लिए उन्हें अंक प्रदान किए जाएंगे। अब आगे बढ़ते हुए हम निबंध की परिभाषा को जान लेते हैं। निबंध की परिभाषा में शामिल है भली प्रकार से बंधी हुई रचना, अर्थात वह रचना जो विचार पूर्वक क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो। अर्थात निबंध विचारों की एक ऐसी यात्रा है जो किसी विषय को समझने, विश्लेषित करने और उसके बारे में एक संतुलित निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। उसके अलावा निबंध केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि किसी विषय पर लेखक की तार्किक, क्रमबद्ध और बहुआयामी सोच की अभिव्यक्ति है। अब चलिए आगे बढ़ते हुए हम निबंध पेपर के प्रमुख उद्देश्यों पर चर्चा कर लेते हैं। निबंध पेपर में शामिल है जानकारी व ज्ञान के स्तर को परखना, यानी कि यहाँ पर जो है परीक्षक यानी कि जो पेपर ले रहा है वह ये देखना चाहता है, यानी कि यूपीएससी यह देखना चाहता है कि अभ्यर्थी के पास में विभिन्न विषयों की कितनी समझ है। ज्ञान का अर्थ केवल तथ्यों को याद रखना नहीं है, बल्कि विषय की गहराई और व्यापकता को समझना है। दूसरा जो उसका प्रमुख उद्देश्य है वह है आपके व्यक्तित्व का परीक्षण करना। निबंध वास्तव में आपके व्यक्तित्व का लिखित प्रतिबिंब होता है। आपकी संवेदनशीलता, सकारात्मकता, संतुलन और मूल्य आपके शब्दों के माध्यम से दिखाई देते हैं। तीसरा प्रमुख उद्देश्य है बौद्धिक क्षमता का परीक्षण करना। यूपीएससी यह जानना चाहता है कि आपकी सोच कितनी गहरी है। क्या आप केवल जानकारी प्रस्तुत करते हैं या उसका विश्लेषण भी कर सकते हैं? क्या आप कारण और परिणाम को जोड़ सकते हैं? क्या आप विभिन्न आयामों को समझ सकते हैं? चौथा प्रमुख उद्देश्य है विषय की प्रासंगिकता को समझने की क्षमता। बहुत से अभ्यर्थी अच्छा लिखते हैं लेकिन विषय से भटक जाते हैं। यूपीएससी यह देखता है कि आपने विषय की मांग या विषय की वास्तविक मांग को समझा भी है या नहीं। पांचवा उद्देश्य है भाषा व अभिव्यक्ति कौशल। यूपीएससी साहित्यकार नहीं ढूंढ रहा है ना, वह ऐसे अधिकारी चाहता है जो अपने विचारों को स्पष्ट, सरल, सहज और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सके। छठा उद्देश्य बहुआयामी दृष्टिकोण। यही निबंध की आत्मा होता है असल में। किसी भी विषय को केवल एक कोण से नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक, पर्यावरणीय तथा वैश्विक दृष्टिकोण से देखने की क्षमता, ताकि अच्छे और औसत निबंध में अंतर पैदा कर सके। सातवां उद्देश्य है समय प्रबंधन। ये यूपीएससी में बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि 3 घंटे के पेपर में आप 2 निबंध कैसे लिख पाते हैं, यह अपने लिए अति महत्वपूर्ण चीज होती है। 3 घंटे के सीमित समय में विषय चुनना, रूपरेखा तैयार करना, निबंध लिखना तथा उनका पुनरीक्षण करना, यह सब एक भावी प्रशासक की कार्यकुशलता को दर्शाता है। अब आगे बढ़ते हुए हम ये देखते हैं कि निबंध लेखन में विषय वस्तु के स्रोत क्या हैं। तो सबसे पहले शैक्षणिक स्रोत, जिसमें आपके सामान्य अध्ययन की जीएस की तैयारी काम आती है। मानक परीक्षाएं, संविधान और संवैधानिक मूल्य, सरकारी रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट, वैश्विक भूख सूचकांक, एसडीजी, आर्थिक सर्वेक्षण, केंद्रीय बजट। इसके अलावा उदाहरण संग्रह, यानी कि महात्मा गांधी जी, स्वामी विवेकानंद, भीमराव अंबेडकर जी, रविंद्रनाथ टैगोर, नेल्सन मंडेला, एपीजे अब्दुल कलाम साहब, अरस्तु, अब्राहम लिंकन,
तथा अन्य व्यक्तित्वों के जीवन से आपने क्या सीखा है। उसके अलावा जो है गैर शैक्षणिक स्रोत, जिसमें आपके व्यक्तिगत अनुभव, जीवन की घटनाएं, यात्राएं, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, आत्मकथाएं, उपन्यास, कहानियां, फिल्में इत्यादि और समसामयिक मुद्दे भी इसमें विषय वस्तु के प्रमुख स्रोत होते हैं। जैसे एआई समिट जो भी हुई थी, सहकार से समृद्धि, सहकारिता, जलवायु परिवर्तन, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और महिला सशक्तिकरण इत्यादि। निबंध लेखन में जो प्रमुख 3 घटक होते हैं, उसमें पहला घटक होता है प्रस्तावना, दूसरा घटक होता है मुख्य भाग और अंतिम घटक होता है उपसंहार या निष्कर्ष। निबंध की प्रस्तावना को लिखने के तरीके, यहाँ पर मैंने लगभग 12 तरीके बताए हैं, लेकिन उसके अलावा भी संवाद जैसे कई तरीके और भी होते हैं, है ना। प्रस्तावना को लिखने का जो सबसे पहला तरीका है वह है समसामयिक मामलों से किसी निबंध शीर्षक की भूमिका को लिखना। दूसरा है व्यक्तित्व आधारित, तीसरा है उदाहरण आधारित, चौथा है किस्सा, पांचवा है कथन आधारित, छठा है पृष्ठभूमि आधारित, सातवां है किसी रिपोर्ट को, तथ्य को या सूचकांक को डालते हुए निबंध शीर्षक की भूमिका को लिखना। आठवां है कीवर्ड को परिभाषित करना, यानी कि शीर्षक में जो प्रमुख कीवर्ड्स दिए हुए हैं उनके ऊपर विस्तार से चर्चा करना। नौवां है किसी केस स्टडी आधारित, 10वां है पुस्तक और मूवी आधारित, 11वां है कविता और गीत आधारित और 12वां है सरल सीधा परिचय। निबंध के विषय जो होते हैं दोस्तों, वह 2 विषय होते हैं, मूर्त और अमूर्त। लगभग 2017 और 18 तक मूर्त विषयों पर अधिक निबंध पूछे जाते थे, लेकिन 2018 के बाद में यूपीएससी द्वारा लगभग सभी के सभी 8 निबंधों को अमूर्त स्वरूप दे दिया गया। यानी कि अब यूपीएससी लगभग 8 निबंध जो शीर्षक दिए जाते हैं वे सभी क्या होते हैं, अमूर्त विषय के होते हैं। मूर्त विषय में शामिल है जिस विषय को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं या सीधे अनुभव कर सकते हैं, वह मूर्त विषय कहलाते हैं। इसमें पुस्तक, नदी, विद्यालय, किसान जैसे अन्य विषय वस्तु शामिल होती है। देखिए 2017 और 18 या इससे पहले जो कुछ मूर्त विषय से संबंधित निबंध पूछे गए हैं, यहाँ पर उनके उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे भारत में अधिकांश कृषकों के लिए कृषि जीवन निर्वाह का एक सक्षम स्रोत नहीं है। भारत में संघ और राज्यों के बीच राजकोषीय संबंधों पर नए आर्थिक उपायों का प्रभाव। भारत के सीमा विवादों का प्रबंधन एक जटिल कार्य। सहकारी संघवाद, मिथ्या या यथार्थ। अब जो अमूर्त विषय हैं, जिन विषयों को हम देख या छू नहीं सकते हैं बल्कि केवल महसूस या विचार कर सकते हैं, वह विषय अमूर्त विषय कहलाते हैं, जिसमें प्रेम, स्वतंत्रता, आशा, नैतिकता। अब जो 2017, 18 या इसके बाद में जो भी अमूर्त विषय से संबंधित निबंध पूछे गए हैं, उनके उदाहरण देख लीजिए। विवेक सत्य को खोज निकालता है। मूल्य वे नहीं हैं जो मानवता, बल्कि वे है जो मानवता जैसा मानवता को होना चाहिए। पालना झुलाने वाले हाथों में ही संसार की बागडोर होती है। सत्य कोई रंग नहीं जानता है। बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना युद्ध की सर्वोच्च कला है, इत्यादि। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हम ये देखते हैं कि निबंध शीर्षक की भूमिकाओं को किस प्रकार लिखा जाता है। यह जो निबंध शीर्षक है, भीड़ में खड़ा होना आसान है, लेकिन अकेले खड़े रहने के लिए साहस चाहिए। यह निबंध जो है यह मेरे द्वारा लिखा गया है और इसकी जो भूमिका है वह मैंने व्यक्तित्व आधारित लिखी है, यानी कि सावित्रीबाई फुले के व्यक्तित्व से इस निबंध शीर्षक की भूमिका को मैंने लिखा है। 19वीं सदी का वह दौर जब सामाजिक कुरीतियां एक विशेष लिंग के विरुद्ध औपनिवेशिक धरती पर अपनी जड़ों को और मजबूत कर चुकी थी। उत्तर वैदिक काल से ही हो रही महिलाओं की पतनशील स्थिति इस समय अत्यधिक दयनीय थी। तब शिक्षा की मशाल लिए आधुनिक ज्ञान की ज्योति जलाने का अदम्य साहस सावित्रीबाई ने दिखाया। सावित्रीबाई ने न केवल खुद शिक्षा ग्रहण की, अपितु एक शिक्षिका बनकर अनेक बालिकाओं और महिलाओं को शिक्षित किया, उनके लिए समर्पित स्कूल और कॉलेज खुलवाए। ऐसे साहस को तथाकथित रूढ़िवादी भीड़ और समाज ने अथक प्रयासों से विफल करना चाहा, लेकिन सावित्रीबाई के अकेले खड़े रहने के साहस और हौसले के आगे भीड़ की मंशा सफल न हो सकी। यानी कि जो पहला निबंध का जो शीर्षक था, उसकी भूमिका को हमने किस आधार पर लिखा था, व्यक्तित्व आधारित बनाकर लिखा था। अब जो अगला निबंध है, यह है मोहनलाल सर का, जो 2023 में 53वीं रैंक हासिल करी थी उन्होंने, उनके द्वारा। यह निबंध का शीर्षक है अपना चेहरा रोशनी की ओर रखो और आपको कोई छाया या कोई अंधेरा दिखाई नहीं देगा, है ना। यह जो है यह किस्सा और कहानी आधारित भूमिका है। लोंगेवाला के शूरवीरों की वीरता हम सभी ने सुनी होगी। यह वर्ष 1971 की लड़ाई की बात है, जब पाकिस्तानी सेना ने पश्चिमी भारत में राजस्थान के बॉर्डर पर युद्ध की शुरुआत कर दी और स्थान था लोंगेवाला। चूंकि अचानक हुई इस हमले के कारण भारतीय वायुसेना उसी समय रात्रि काल में अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाई।
इस समय लोंगेवाला पोस्ट के 120 जवानों ने हजारों पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय भूमि में घुसने से रोका था, क्योंकि भारतीय जाबाजों ने अपनी भारत माता की रक्षा के लिए अपना चेहरा हमेशा लक्ष्य रूपी रोशनी की ओर रखा, जिससे राष्ट्र सुरक्षा रूपी भाव के रूप में उन्हें सकारात्मक ऊर्जा मिलती रही, तथा पीछे मुड़कर उस रोशनी की छाया को नहीं देखा जिसका परिणाम था जंग जीतना। अब आगे बढ़ते हुए एक और निबंध शीर्षक को देखते हैं, जो कि उद्धरण आधारित है ना। यह प्रवीण रत्नों द्वारा लिखा गया है, जिनकी रैंक 499 थी और वर्ष था 2025। इनके निबंध का शीर्षक है, किसी युद्ध को जीतने के लिए आपको एक से अधिक बार लड़ना पड़ सकता है ना। तो उद्धरण आधारित यानी कि किसी कोटेशन बेस्ड इन्होंने निबंध की शुरुआत की है। युद्ध को जीतना कोई सीधा रेखा नहीं है, अपितु यह एक ऐसा वक्र है जिस पर बार बार चलना पड़ सकता है। यह रॉबर्ट एच शूलर का उपयुक्त कथन विजय की जटिलता को द्योतित करता है। शूलर के अनुसार युद्ध को जीतना एक सरल, सहज एवं आसान कार्य नहीं, बल्कि इसके लिए निरंतर प्रयास करना भी पड़ सकता है। फलतः प्रयासों को दोहराना भी पड़ सकता है। इसलिए कहा भी जाता है, किसी युद्ध को जीतने के लिए आपको एक से अधिक बार लड़ना पड़ सकता है। यदि हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें, गौर से अवलोकन करें, तो हम कई ऐसे उदाहरण देख सकते हैं जिसमें युद्ध जीतने के लिए अनेक बार प्रयास किया गया है, या यूं कहें उन्हें बार बार लड़ना पड़ा। जैसे मगध साम्राज्य का कलिंग को जीतने के लिए लड़ी गई लड़ाइयों की लंबी श्रृंखला नजर आती है, जिसे बिंबिसार, अजातशत्रु से लेकर सम्राट अशोक की कलिंग विजय के रूप में देखा जा सकता है। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हुए एक अगले निबंध को देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति यह नहीं जानता है कि उसे किस बंदरगाह की ओर जाना है, तो कोई भी हवा उसके अनुकूल नहीं होती है। यह जो निबंध है यह लिखा गया है प्राची चौहान मैम द्वारा, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 260 थी और वर्ष था 2025, है ना। इसकी शुरुआत करते हुए ये लिखते हैं, अच्छा शुरुआत कैसे की इन्होंने, पुस्तक पर आधारित है ना, एक पुस्तक का यहाँ पर कोट कर दिया इन्होंने। अभी हाल ही में जॉनथन हाइट की पुस्तक द एंशियस जनरेशन ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी, जो बताती है किस तरह हमारी आज की जनरेशन, जिसे जनरेशन जेड या जेन-ज़ी भी कहा जाता है या की संज्ञा दी जाती है, किस तरह मानसिक अवसाद, चिंता व दिशाहीनता से पीड़ित है। जॉनथन अपनी पुस्तक में इस युवा पीढ़ी की उदासीनता का प्रमुख कारण अपने लक्ष्य के प्रति अस्पष्टता, अर्थात किस बंदरगाह की ओर जाना है, इसके ज्ञान के अभाव को बताते हैं। और रोचक बात यह है कि यह मानसिक समस्या अमीर वर्ग संबंधित युवाओं के, जिनके लिए कहा जा सकता है कि जीवन की अनुकूलताएं उनके पास विद्यमान है, अर्थात हवाएं उनके अनुकूल होने पर भी उनका लाभ न ले पाना के मध्य अधिक देखी गई है। दोस्तों, इसके अलावा हम एक और नए निबंध शीर्षक को देखते हैं, नई वैश्विक व्यवस्था में भारत का उभरता स्थान। दोस्तों, ये व्यक्तिगत तौर पर मेरा भी सबसे कहें तो पसंदीदा निबंध है, क्योंकि ये लिखने वाले मैम हैं किरण कौशल मैम, जिनकी वर्ष 2008 में हिंदी माध्यम से रैंक 2 आई थी, है ना। ये जो निबंध है ये पृष्ठभूमि या प्रश्नात्मक शैली आधारित है। 20वीं सदी उथल पुथल की सदी रही है, जिसने 2 विश्व युद्ध सहित अनेक भूचालों को अपने भीतर समेटा है तथा अनेक आश्चर्यजनक और अकल्पित परिवर्तनों को महसूस किया है। 21वीं सदी की ओर से सूचना क्रांति और भूमंडलीकरण के रथ पर बैठी आज की दुनिया और भी तेज परिवर्तनों के लिए काल के गाल पर अपना नाम अंकित करेगी। आज विश्व का प्रत्येक क्षेत्र परिवर्तन से अछूता नहीं रह गया है। विगत शताब्दियों में जो लोग, जो क्षेत्र और जो देश वैश्विक महत्व नहीं रखते हैं, उनका वजन यकायक या एकाएक बढ़ने लगा है। पूर्व आज पश्चिम के दंभ को तोड़ने में को आमादा है, आत्मविश्वास से लबालब है, तो वहीं पश्चिम की बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। ये संकेत है वैश्विक व्यवस्था में हो रहे परिवर्तन के। ये संकेत है अनेक प्रश्नों को जन्म देते हैं। वैश्विक व्यवस्था में किस प्रकार के बदलाव हो रहे हैं, व्यवस्था क्यों बदल रही है, बदली व्यवस्था में वेदों और सनातन संस्कृति की भूमि भारत की स्थिति कहाँ होगी, क्या हमारी आगामी पीढ़ियां गौरवपूर्ण उभार की प्रत्यक्षदर्शी बनेगी, यदि हाँ तो इस उभार की दिशा और दशा क्या होगी, इसके लिए किस प्रकार के प्रयास अवश्यंभावी होंगे, उभार की कीमत चुकाएगा कौन। आगे बढ़ते हुए एक और निबंध पर चर्चा करते हैं। जीवन में 2 त्रासदियां हैं, एक अपने दिल की ख्वाहिश न पाने की, दूसरी पाने की। यह निबंध है मुदिता शर्मा मैम द्वारा लिखा गया, जिनकी रैंक 381 थी और 2022 में इनकी ये रैंक आई थी। ठीक है, कविता आधारित ये निबंध की भूमिका है। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां,
एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। हम चांद पे रोटी की चादर तान के सो जाएंगे और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। पीयूष मिश्रा की यह कविता कवि की एक विशेष ख्वाहिश को प्रदर्शित करती है, जिसमें वह अपनी ख्वाहिश की कल्पना के प्रति स्पष्ट भी है और उत्साहित भी है। लेकिन क्या वाकई सभी व्यक्ति जीवन का एक निश्चित उद्देश्य, ख्वाहिश या परम लक्ष्य निर्धारित कर पाते हैं? चलिए दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसका अंत अब यहीं तक करते हैं और अगली वीडियो में हम और जानेंगे कि और किस तरीके से हम निबंध शीर्षक की भूमिकाओं को लिख सकते हैं। साथ ही निबंध के मुख्य भाग को किस तरीके से लिखा जाना चाहिए।